वेलकम स्टूडेंट्स। अब जो हम अपना टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं वो करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर 5 में जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रिक पावर, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन। तो ये तीन हमारे टॉपिक है इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहले हम जूल्स लॉ और हीटिंग इफेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं। पहला है आपका जूल्स लॉ और हीटिंग इफेक्ट। देखिए, जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग जब किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कोई करंट ट्रांसफर होती है या इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफर होती है तो उसकी रिस्पेक्टिवली कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में लॉस हो जाता है। तो इस इफेक्ट को हम हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं और यही लॉ दैट इज अ जूल्स लॉ कहलाता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ when electricity pass into the electric circuit, some part of energy of electrical energy loss into the form of heat energy। ठीक है, that effect is called heating effect, and this law is known as and is also known as जूल्स लॉ। तो यानी कि जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग जब आप इलेक्ट्रिसिटी किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर ट्रांसफर करते हैं तो कुछ पार्ट ऑफ द एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में लॉस हो जाता है और इसी इफेक्ट को हम हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं और यही आपका जूल्स लॉ है। क्योंकि ये एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करेगा तो यानी कि जो भी जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने बैटरी के थ्रू या आउटर सोर्स के थ्रू ट्रांसफर की है तो दो पार्ट में ब्रेक होगी। एक तो उसका इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी, ठीक है, जो चार्ज ट्रांसफर करेगी, और एक होगी हीट एनर्जी जो हीट डेवलप करेगी। तो कुल मिला के एनर्जी कंजर्वेशन तो वजह से ही ये एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करता है, ओबे करता है। अब हम कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग कि भाई हीटिंग इफेक्ट किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंडेंसी factors of heat produce or loss। भाई किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर किसके रेस्पेक्टिवली हीट कितनी, इसमें ज़्यादा हीट होगी, लॉस होगी और किसमें कम होगी, या कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे उस पर हम बात करें। तो पहला फैक्टर है लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। टाइम क्या है, कितने टाइम तक आप उसको यूज कर रहे हो, यूज टाइम ऑफ अप्लायंस। जो भी अप्लायंस आपने यूज करा है उसका टाइम पीरियड क्या है। दूसरा सेकंड, हीट इज एयर ऑफ द करंट इनफ्लो इन द सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा करंट ट्रांसफर होगी उस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर उतना ज़्यादा वहां पर हीट लॉस होगा। थर्ड वन, H is directly proportional to the resistance of circuit या
अप्लायंस, अप्लायंस, ठीक है। जो अप्लायंस आप यूज कर रहे हो उसका रेजिस्टेंस कितना है, उस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उस सर्किट में उतना हीट लॉस होगा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा अप्लायंस का उसमें भी इतनी ज्यादा हीट लॉस होगी। तो बेसिकली 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो अगर हम इसको मैथमेटिकली की बात करें तो तीनों को कंबाइन कर दें, तीनों के कॉम्बिनेशन से क्या होगा, तीनों के कॉम्बिनेशन से आपके पास H इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन आएगा, यहाँ पर एक कांस्टेंट लेंगे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो दैट इज I स्क्वायर RT। इसको K को हम 1 पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। बेसिकली हमारे पास ये फॉर्मूला आया हीटिंग इफेक्ट का, क्लियर। अब इसको और दूसरे तरीके से भी चेंज कर सकते हैं, V अपॉन I इज इक्वल टू R, ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का अकॉर्डिंग V अपॉन I इज इक्वल टू R, यहाँ पर R को आप रिप्लेस कर सकते हैं इस इक्वेशन में, तो H इज इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू V बाई I इंटू T, क्लियर। यहाँ पर आपका H इज इक्वल टू I स्क्वायर V, एक I से I कैंसिल हो जाएगा, दैट इज H इज इक्वल टू IVT, ठीक। और तीसरा एक्सप्रेशन आप बना सकते हैं इसमें, यहां पर आप इसको I को रिप्लेस कर सकते हैं। तो I की अगर बात करें तो I यहाँ ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, V बाई R, क्लियर। फॉर दिस वैल्यू तो H इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R स्क्वायर इंटू R इंटू T, R से R कैंसिल आउट, तो दैट इज H इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R इंटू T, क्लियर। फॉर्मूला हीटिंग इफेक्ट है ये आ गया, क्लियर। चलिए, तो ये जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है, जो हीट लॉस हो रही है, ये प्रोपोर्शनल एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के है। जितना ज़्यादा हीट लॉस होगी, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा कोई अप्लायंसेस या डिवाइसेस या सर्किट में, उसमें उतनी ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो, क्लियर। चलिए, यूनिट सभी जानते हैं, हीट है तो दैट इज अ जूल, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, जूल, क्लियर। चलिए, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर की। इलेक्ट्रिक पावर, देखिए आप ये 10th लेवल पे पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक पावर क्या है। बेसिकली पावर, अब सिंपल वे में समझे पावर को, तो रेट ऑफ डूइंग द वर्क, वर्क करने की जो एबिलिटी है या वर्क करने में जो कंजप्शन ऑफ एनर्जी है, दैट इज कॉल्ड पावर, या रेट ऑफ टाइम टू डू द वर्क। किसी तरीके से डिफाइन कर दीजिए, सिंपली आप P को क्या लिखते हैं, P को लिखते हैं W/T, क्लियर, ये पावर है। लेकिन जब इसको डिफाइन करेंगे तो क्योंकि हम यहाँ इलेक्ट्रिक पावर डिफाइन करें तो यहाँ इलेक्ट्रिक वर्क होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होगी, तो यानी कि टाइम के रिस्पेक्टिव पर यूनिट टाइम पीरियड में जो रेट ऑफ वर्क है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, इट इज द वर्क डन it is a work done in per unit time with respect to electrical energy यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रेस्पेक्टिवली जो वर्क करने की एबिलिटी है वो उसकी इलेक्ट्रिक पावर है, ठीक है, पर यूनिट टाइम के रेस्पेक्टिवली। दूसरा ये भी कह सकते हैं जो हीट ये कंज्यूम कर रहा है वो उसी के रिस्पेक्टिवली वर्क करेगा, तो कंजप्शन ऑफ हीट, इट इज द कंजप्शन of heat energy, electrical energy, consumption of electric energy in
पर यूनिट टाइम। क्लियर? किसी भी अप्लायंसेस के अंदर पर यूनिट टाइम पीरियड में जो कंजप्शन ऑफ एनर्जी है, कंजप्शन ऑफ एनर्जी को कंज्यूम करने की जो कैपेसिटी एबिलिटी है, वो उसकी इलेक्ट्रिक पावर कन्वर्ट कहलाएगी। ठीक है, इट इज द कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन पर यूनिट टाइम टू कन्वर्ट इनटू द वर्क। ठीक है, वर्क में कन्वर्ट करने की जो पर यूनिट टाइम में एबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। अब यहां जितनी भी आप वर्क की बात करेंगे वो सब हम जूल्स लॉ में एच से रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप एक तरीके से हीटिंग इफेक्ट होगा उतना ही ज़्यादा वर्क डन होगा। यानी वर्क डन इसलिए होगा क्योंकि उतनी ज़्यादा आप एनर्जी कंज्यूम करोगे, जितनी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करोगे उतनी हीट आप कंज्यूम कर रहे हो। तो एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि एच सीधा सीधा वर्क से रिलेट है यहाँ पर। क्लियर? तो यहाँ पर अगर हम एच की बात करें तो अगर हम उसको मैथमेटिकली लिखें तो P इज इक्वल टू एच बाई टी। क्लियर? तो यहाँ पर जब एच बाई टी लिखेंगे, एच क्या है? आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी, कैंसिल आउट आई स्क्वायर आर। तो पहला फॉर्मूला जो आपके पास आ गया P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। क्लियर? दूसरे में आपने क्या किया, फिर वही ओम्स लॉ का यूज कर लिया, या आपने एच को दूसरी फॉर्म में लिख लिया। तो एच को दूसरी फॉर्म में लिखेंगे तो वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी अपॉन टी, कैंसिल आउट तो वी स्क्वायर बाई आर। तीसरा फॉर्मूला, तो उसको आप लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला नेक्स्ट हो गया P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। नेक्स्ट आपने क्या किया, अपने H को इस बार किस फॉर्म में लिख लिया? वी आई टी की फॉर्म में लिख लिया, वी आई टी अपॉन टी से टी कैंसिल आउट, दैट इज कॉल्ड वी आई। क्लियर? तो तीसरा फॉर्मूला आपका आ गया P इज इक्वल टू वी आई। तो तीनों ही फॉर्मूले इलेक्ट्रिक पावर के हैं। क्लियर? जो यूनिट है इसकी, अगर हम उसको जनरली यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, तो पावर की यूनिट जो है इलेक्ट्रिक पावर की, यहां से आप देखिए वोल्ट, इट इज एम्पियर। ठीक, या ऐसा ही यूनिट अगर आप इसकी देखें तो क्या होगी ऐसा यूनिट? वॉट। क्लियर? तो ये है बेसिकली आपकी पावर के रिस्पेक्टिवली। क्लियर? चलिए, अब हमारे पास लास्ट टॉपिक है इसका, यूनिट ऑफ कॉमर्शियल यूज या कॉमर्शियल यूनिट, जो इलेक्ट्रिकली कंजप्शन के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन के अंदर यूज होती है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम हो रही है उसके लिए हम यूनिट क्या यूज करते हैं, तो उसकी जो बेसिक यूनिट है वो है 1 किलोवाट, 1 kWh, जिसको बोलते हैं किलोवाट, किलोवाट आवर। देखिए बेसिकली किलोवाट आवर क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस 1 आवर के अंदर जितनी भी जो भी इलेक्ट्रिक पावर 1 किलोवाट एनर्जी कंज्यूम करने में जितनी भी पावर की रिक्वायरमेंट, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी कंज्यूम होती है, जितनी भी एनर्जी उसको रिक्वायर्ड है, वो उसकी 1 किलोवाट आवर कहलाती है। यानी कि 1 आवर के अंदर 1 किलोवाट एनर्जी कंज्यूम करने का जो रेट है उसको एक 1 सिंगल यूनिट कहलाती है किसके इक्वल, कितनी जूल के इक्वल है? दैट इज 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1 किलो का मतलब 1 into 10 की पावर 3 वॉट, 1 किलोवाट हो गया। ठीक है, आवर का मतलब 3600 सेकेंड। ठीक है, तो दैट इज वॉट सेकेंड। अभी वॉट सेकेंड, अभी अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाली वैल्यू जो अभी आप बात कर रहे हैं वॉट सेकेंड, ये कॉमर्शियल यूनिट है। ठीक है, और इसको आप जूल के इक्वल लिख देते हैं, दैट इज कॉल्ड जूल।
क्लियर। तो यानी 1 kWh इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। क्लियर बात। क्योंकि वॉट को आप बेसिकली क्या लिखते हैं, वॉट को लिखते हैं P/W/H/T, क्लियर, इंटू सेकेंड। और ये भी क्योंकि ये दिस इज जूल, दैट इज सेकेंड इंटू सेकेंड। बेसिकली क्या हो गया, वॉट सेकेंड क्या कहलाएगा, जूल कहलाएगा। तो बेसिकली कंजप्शन ऑफ एनर्जी है यहाँ। तो यानी कि 1 किलोवाट की एनर्जी को 1 किलोवाट एनर्जी को 1 आवर में जितनी कंज्यूम हो सकती है 1 किलोवाट आवर के रेस्पेक्टिवली जो एनर्जी कंज्यूम हो सकती है उसको 1 किलोवाट आवर कहा जाता है। और वो किसके इक्वल होगी, 3.6 इंटू 10⁶ जूल के। तो इसी में हम कमर्शियल यूनिट को इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गई बात। सभी के मीटर बिल पे लिखा आता है कितने किलोवाट आप का मीटर लगा हुआ है। तो वो बेसिकली क्या है, एक एवरेज डेली यूज होने वाली कंजप्शन ऑफ एनर्जी है कि आप पर कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं और उसी के रेस्पेक्टिवली आपका लोड कितना है। लोड मतलब एक तरीके से कितने हैवी अप्लायंसेज आपने यूज कर रखे हैं, क्योंकि जितने हैवी अप्लायंसेज होंगे उसका रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ हीट जो है, एनर्जी जो है, वो उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस रेस्पेक्टिवली ये हमारी आज कंप्लीट हो रहा है। अब इसी के साथ हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर देते हैं जल्दी से कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। लास्ट टॉपिक है, अब उसको देख लीजिए। वो आप 10th में पढ़ चुके हैं, बट मैं जल्दी से कराऊंगा। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन देखिए, इसको बेसिकली दो तरीके से पढ़ते हैं हम, सीरीज और सेकंड है पैरेलल। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीरीज की बात करते हैं। तो सीरीज में अगर आप बात करें तो आपने 3 रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दी और उसको आउटर सोर्स बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। सीरीज के अंदर स्पेशलिटी क्या होती है, करंट सेम होती है। जो करंट यहां से ट्रांसफर होगी वही यहां मिलेगी आपको। ठीक है, और ये रेजिस्टेंसेस R1, R2 और R3। जो पोटेंशियल है टोटल V है। ये पोटेंशियल तीनों पर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होगा, V1, V2, V3। क्यों होगा, क्योंकि हर अप्लायंसेस का रेजिस्टेंस अलग है, यानी कि उसके एनर्जी को कंज्यूम करने की जो एबिलिटी है वो अलग अलग है। तो जितनी अलग अलग एबिलिटी है उतना उसके रेस्पेक्टिव पोटेंशियल भी अलग अलग है। पोटेंशियल बेसिकली एनर्जी से उतनी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, जिसके रेस्पेक्टिव रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही पोटेंशियल एक्वायर करेगा। तो अगर हम नेट पोटेंशियल देखें तो V इक्वल टू क्या है, V1 प्लस V2 प्लस V3। इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि करंट सेम है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कह रहा है, ओम्स लॉ क्या कह रहा है, V बाई I, V अपॉन I इक्वल टू R। देखिए करंट सेम है, तो अगर आप बात करें तो V1 इक्वल टू क्या होगा, IR1। इसी तरीके से V2 इक्वल टू होगा IR2। सेम V3 इक्वल टू होगा IR3। क्लियर। अगर ये वैल्यूज इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो V इक्वल टू क्या होगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। क्योंकि V यहां से V इक्वल टू क्या है, IR, नेट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड IR। I कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर, ये कैंसिल आउट हो गया, तो R टोटल इक्वल टू हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। बेसिकली सीरीज में कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंसेस R इक्वल टू R2 प्लस R3 होता है। क्लियर हो गई बात। चलिए देख लीजिए, और जल्दी से अब हम इसको पैरेलल की बात करते हैं। तो अगर हम पैरेलल की बात करें तो इसी के साइड में हम पैरेलल की बात करें, जिससे कि डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो यहाँ हम पैरेलल की डायग्राम बना रहा हूं। ये बेसिकली पैरेलल के लिए आपने करना है। ये R1 है, R2 है, दैट इज R3। पैरेलल में डिफरेंस ये है कि करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ब्रांचेस के अंदर। तो इसमें जाएगी I1, इसमें जाएगी I2, इसमें जाएगी I3। क्लियर। इसी तरीके से इन ब्रांचेस में I1, I2, I3
लास्ट में फाइनल करंट आई यहाँ पर मिलेगी। क्लियर? तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो करंट है बेसिकली आई जो है वो I1 प्लस I2 प्लस I3 का सम है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। फिर आप ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर वहां पर देखें तो हमारे I1 क्या होगा V अपॉन R1, I2 क्या होगा V अपॉन R2 और I3 क्या होगा V अपॉन R3। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए इसको, ठीक है। जब पुट करेंगे आप ये वैल्यूज तो आपके पास आएगा I को हम लिख सकते हैं V बाई R, नेट रेजिस्टेंस विद नेट पोटेंशियल। तो I1 हो गया V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। V कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया तो हमारे पास 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1। चलिए इसको यहाँ लिख देते हैं, ये वाली वैल्यू यहाँ लिख देते हैं, ठीक। तो क्या होगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V कॉमन लेके कैंसिल आउट हो गया तो ये बेसिकली ये फॉर्मूला आ गया आपका, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका फॉर सीरीज और ये फॉर्मूला फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर? तो यहां आपका बेसिक टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अब हम जो आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो न्यूमेरिकली साउंड है, वो किरचॉफ लॉ है, ठीक है। किरचॉफ लॉ का डिस्कशन करेंगे और फिर हम उसमें न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्लियर? थैंक यू स्टूडेंट्स।